हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू चेतन भारत लर्निंग। आज के इस सेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट आपके लिए आपके एग्जाम में, यूपीएससी एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी वेटेज रखता है। एंड मोर ओवर व्हेन यू क्लियर दिस एग्जाम, यू ज्वाइन सर्विसेज, तब भी जो यू ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस है वो कैसे तब भी विथस्टैंड करने वाली है। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं जी। व्हाई ज्योग्राफी मैटर्स एट द फर्स्ट प्लेस। सबसे पहले सबसे बेसिक बात हम बात करते हैं कि जब आप किसी भी एग्जाम को तैयार करने की या उसको अपियर होने की, आप अपना अटेम्प्ट देने की बात करते हो, तो उसमें सबसे पहले आप उसके सिलेबस से गो थ्रू होते हो। जब आप उसको करोगे तो देन यू रियलाइज कि इसमें प्रीलिम्स एक स्टेज बनती है, मेंस एक स्टेज बनती है, एंड प्रीलिम्स का सिलेबस है, एंड सिमिलरली मेंस का भी सिलेबस है। द इशू विद सिलेबस ओवर हियर इज कि प्रीलिम्स का सिलेबस अपने आप में अनडिफाइंड है, वाइड है। लेकिन मेंस के केस में ऐसा नहीं है। मेंस के केस में स्पेसिफिक सिलेबस दिया जाता है, और अमूमन देखा गया है कि जो क्वेश्चंस मेंस में पूछे जाते हैं वो उसी सिलेबस से ही, उसी के कीवर्ड से पूछे जाते हैं। नेवरदलेस वी आर हियर फॉर यू टू सिंप्लीफाई थिंग्स। ज्योग्राफी इज पार्ट ऑफ जनरल स्टडीज पेपर वन। यस, प्रीलिम्स में सवाल आते हैं इसमें, एंड मेंस में भी सवाल पूछे जाते हैं, particularly GS पेपर वन। एंड पार्ट ऑफ इट इज ऑल्सो आस्क्ड इन GS पेपर थ्री, जिसमें इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट आता है। तो अगर इसको समझें कि ज्योग्राफी क्या सिर्फ पेपर वन की बात करें या GS वन की बात करें, सिर्फ उसी में पूछा जा सकता है, या अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो क्या बाकी सब्जेक्ट्स के साथ भी इसकी इंटरलिंकेज है? जी बिल्कुल, इसकी इंटरलिंकेज बाकी सब्जेक्ट्स के साथ भी है। क्योंकि ज्योग्राफी हमें समझने में हेल्प करती है कि हमारे अराउंड जो जियो फिजिकल फिनोमिना हो रहा है वो कैसे काम कर रहा है। कहीं अगर कोई डिजास्टर हुआ है तो उसके पीछे के कारण क्या थे। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट ईयर केरला के केस में बहुत हैवी लैंडस्लाइड्स हुई थी। तो ज्योग्राफी हमें ये समझने में हेल्प करती है कि वो क्यों हुई थी। मे बी वहां पे बहुत ज्यादा, एक ही थोड़े कम टाइम में बहुत ज्यादा रेनफॉल हो गई थी, या फिर केरला की जो टोपोग्राफी है जो वहां पे, राइट, वो अपने आप में बहुत ही वल्नरेबल बन जाती है। तो डिजास्टर्स को समझने में हेल्प करती है। हम ये समझ पाते हैं कि जापान इतना वल्नरेबल क्यों है टू सुनामीज एंड अर्थक्वेक। क्यों? क्योंकि वहां पे आप देखोगे प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन हो रही होती है। टेक्टोनिक प्लेट्स इंटेग्रल पार्ट है ज्योग्राफी का। क्लाइमेट चेंज की हम अक्सर बात करते हैं। क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है, सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है। अगेन ज्योग्राफी विल कम हैंडी टू दैट। फिर इसके इम्पैक्ट क्या हो रहे हैं, ह्यूमंस पे क्या हो रहे हैं, देन इन्वायरमेंट पे क्या हो रहे हैं, इकोसिस्टम पे क्या हो रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी पे क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं। सब चीजों में हेल्पफुल रहेगी ज्योग्राफी। एंड जियोपॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिकल एंगल को हम इग्नोर नहीं कर सकते। हम, आप ये समझो कि जैसे कोटेशन होती है, राइट, कि आप अपना नेबर चेंज नहीं कर पाओगे। तो अगर दो कंट्रीज आपस में नेबर हैं तो दैट मींस दे शेयर अ बाउंड्री विद देम, और बाउंड्री अपने आप में वो ज्योग्राफी का पार्ट बन जाती है। जियोपॉलिटिकल जो मेजर डिसीजन लिए जाते हैं वो हमेशा ज्योग्राफी को मद्देनजर लिए जाते हैं। वन शॉर्ट इंसिडेंट जो मैं यहाँ पे कोट कर सकता हूँ, आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, कि फील्ड मार्शल सैम मनकशॉ साहब को जब बोला गया कि आपने पाकिस्तान यानी कि ईस्टर्न पाकिस्तान पे अटैक करना है, ठीक है, टू डिफेंड इंडिया, तो आपको किन किन बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा या कितना टाइम आपको चाहिए होगा प्रिपरेशन के लिए। तो तब फील्ड मार्शल साहब ने बोला कि अभी, सिंस हमें एक बात का ध्यान रखना है कि अभी मॉनसून सेट होने वाला है वहां पे, तो एक बार अगर मॉनसून सेट हो गया तो इंडियन फोर्सेस बैकफुट पे जा सकती है। तो उन्होंने बोला कि हमें कम से कम 6 महीने का टाइम चाहिए होगा, क्योंकि यहां पे उन्होंने बात की कि हमने क्लाइमेट को स्टडी किया हुआ है, एंड इंडियन मानसून अपने आप में देखोगे तो वेस्ट बंगाल वाला जो रीजन है या बांग्लादेश का रीजन है, वहां पे बहुत इंटेंस होता है। तो ये सब चीजें ज्योग्राफी के साथ लिंक हो रखी है। इसके बाद ज्योग्राफी और इंपॉर्टेंस क्या आती है, इट इनहांसेस मैप बेस्ड लर्निंग एंड स्पेशल थिंकिंग। हम यहाँ पे सिर्फ रॉट लर्निंग की बात नहीं कर रहे, टेक्स्ट बुक लर्निंग की बात नहीं कर रहे। हाँ, टेक्स्ट बुक से हम कंसेप्ट सीखेंगे और फिर हम उसको रियल वर्ल्ड में अप्लाई करने वाले हैं। सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है कि अपने आप में ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है।
Not everything you read while you are preparing for UPSC comes handy when you are serving, और इवन व्हेन यू आर नॉट सर्विंग तब भी आप इसको रोजमर्रा की जिंदगी में ऑब्जर्व नहीं कर पाते। बहुत से सब्जेक्ट ऐसे हैं, लेकिन ज्योग्राफी का साथ ऐसा नहीं है। जो आप पढ़ोगे यहाँ पे यू विल सी डायरेक्ट एप्लीकेशन। आप एक इन्वायरमेंट में उसकी कर सकते हो, राइट। कहीं पे अगर डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट आ रहा है आप वहां पे कर सकते हो। देन आप क्लाइमेट को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हो, तो आप डायरेक्ट स्टेक होल्डर हो यहाँ पे। दिस गोज बियॉन्ड योर यूपीएससी स्कोप। आप यूपीएससी के केस में आप सिर्फ यहाँ पे एस्पिरेट के तौर पे काम कर रहे हो, राइट, स्टडी कर रहे हो। बट ज्योग्राफी जब आप पढ़ लोगे तो इवन इफ लेट्स से टुमारो यू डिसाइड कि मैंने यूपीएससी में कुछ और करना है, तब भी ज्योग्राफी की जो नॉलेज है वो आपके साथ रहने वाली है। देन इंटरलिंक्स विद एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस भी जैसे हम बात करते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है, तो उसको अगर एक हमने ज्योग्राफिकल एंगल समझना है तो उसमें हमें समझने की जरूरत है कि ब्लैक सी एक वाटर बॉडी है जो रशिया और यूक्रेन के बीच में आ रही है, ठीक है। तो रशिया की हमेशा से टेंडेंसी रहती है क्योंकि कि वो अपना एक वार्म पोर्ट्स का जो एक्सेस है उनको बढ़ा सके। रशिया का जो ईस्टर्न मार्जिन है और नदर्न मार्जिन जो है वो फ्रीज रहता है। वो फ्रीज रहता है, आप देखोगे यहाँ पे आर्कटिक ओशियन के बारे में आपने सुना होगा। एंड ईस्टर्न मार्जिन पे देखोगे तो ये भी साइबेरियन रीजन है, अपने आप में बहुत ही कम टेम्परेचर होते हैं यहाँ पे, बहुत ठंडा इलाका होता है। तो ये जो दो, अगर मैं बात करूं दो साइड्स रशिया की, जो रेगुलरली जिसके पास सी एक्सेस है वो दो साइड्स हैं, नॉर्दर्न रशिया एंड ईस्टर्न रशिया। लेकिन जब सर्दियां आती हैं तो इसके केस में ये पूरा रीजन फ्रीज हो जाता है और उनके लिए अपनी नेवी को ऑपरेट करना या शिपिंग को ऑपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमेशा उनकी जो टेंडेंसी रहती है कि किसी ना किसी तरीके से उनको वार्म पोर्ट्स का एक्सेस मिल सके। तो वार्म पोर्ट का एक्सेस कौन दे सकता है? ब्लैक सी दे सकता है। इसलिए आप देखोगे कि एक ज्योग्राफिकल एंगल भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है इन रशिया यूक्रेन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड जियोपॉलिटिक्स की, जिसकी हमने पहले भी चर्चा की थी। हिस्ट्री की बात करें तो आप देखिए होगा, अगर आपने क्लास 11th और क्लास 12th की अपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें सबसे पहले बात यही की जाती है कि इंडिया की जो हिस्ट्री है या इंडिया की जो जर्नी रही है उसमें इंडिया की ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल रहा है उसकी डेवलपमेंट। कैसे? आप सिंपल समझिए कि हमारे यहाँ पे देखिए जरा कि बहुत सारे रिवर्स का एक्सेस मिलता है, राइट। रिवर्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कंट्री के पास उतने रिसोर्सेस नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज जितने इंडिया के पास है। आप देखो कि गल्फ कंट्रीज में जाओगे वहां पे रिवर्स आपको उतनी नहीं मिलने वाली, लेकिन हमारे यहाँ पे यू विल सी नंबर ऑफ रिवर्स, अबंडेंस वाटर सप्लाई। जैसे कि रिवर इंदस की बात करते हैं, सतलुज की बात करते हैं, रावी की बात करते हैं, ब्यास की बात करते हैं, देन यमुना की बात कर सकते हैं, रिवर गंगा की बात कर सकते हैं, ब्रह्मपुत्रा की बात कर सकते हैं। फिर पेनिनसुलर इंडिया की बात करें वहां पे रिवर गोदावरी की, रिवर कृष्णा की, रिवर कावेरी की, राइट। तो अपने आप में अबंडेंट यहाँ पे रिसोर्सेज की फॉर्म में यहाँ पे ज्योग्राफी हमारे लिए हेल्पफुल हो रही है, लेकिन हर कंट्री के साथ ऐसा नहीं होता। तो इसलिए कंट्री की जो पास्ट है, कंट्री का जो प्रेजेंट है, कंट्री का जो फ्यूचर है, उसमें बहुत बड़ा रोल होने वाला है उसकी ज्योग्राफी का। सो अब इस पे बात करते हैं कि ज्योग्राफी यूपीएससी प्रीलिम्स में कैसे पूछी जा सकती है। देखिए, अगर हम पास्ट 10 इयर्स के ट्रेंड को एनालाइज करें तो हमने आपके लिए वो किया भी है। तो वी हैव आइडेंटिफाइड 98 सच क्वेश्चंस इन द लास्ट 10 इयर्स, जो कि ज्योग्राफी और उससे जुड़े हुए डायरेक्ट जो टॉपिक्स बनते हैं, सब टॉपिक्स बनते हैं, उनसे पूछे गए, ठीक है। तो विल ट्राई टू ब्रेक दिस फॉर यू कि यहाँ पे जो मेजोरिटी रहती है, जो मेजर चंक ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में, वो आप देखोगे इंडियन ज्योग्राफी से ज्यादा पूछे जाते हैं। आप ये मान लो कि 65-35 का रेशियो है या 60-40 का रेशियो है। 60% क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं, 40% जो क्वेश्चन होंगे या 35% जो आपके क्वेश्चन होंगे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी को आप स्टडी नहीं करोगे उसकी वेटेज कम है, नहीं, ऐसा नहीं। तो यहां पे हम बात करें कि प्रीलिम्स में अगर पिछले 10 साल का ट्रेंड हम एनालाइज करें तो टोटल 98 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और अमूमन ऑन एन एवरेज यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 12 to 14 क्वेश्चंस पर ईयर फ्रॉम ज्योग्राफी।
इन यूपीएससी प्रीलिम्स। 100 क्वेश्चन टोटल है, तो उसमें से आप एक्सपेक्ट कीजिए कि 12 से 14 क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी से आ रहे हैं, एंड आई एम नॉट इंक्लूडिंग एनवायरमेंट इन दिस। उसका अलग से वीडियो बनाएंगे हम। तो पिछले बार का अगर आप एग्जाम उठा के देखोगे, पेपर उठा के देखोगे, तो यू विल सी कि मोर देन 18 क्वेश्चंस डायरेक्टली केम फ्रॉम ज्योग्राफी। तो ये जो नंबर है ये वेरी करता रहता है, तो इसलिए हमने आपको बताया कि ऑन एन एवरेज यू कैन फाइंड 12, 13, 14 क्वेश्चंस फ्रॉम ज्योग्राफी इन यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। इसके बाद जो इसके हॉट टॉपिक्स हैं उन पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक बनता है वो बनता है क्लाइमेटोलॉजी। और क्लाइमेटोलॉजी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी पूछे जाते हैं एंड इंडियन ज्योग्राफी से भी पूछे जाते हैं, कि कैसे हमारा क्लाइमेट बिहेव कर रहा है, कैसे मॉनसून ऑनसेट कर रहा है, कैसे आप देखोगे यहाँ पे लेट्स से जेट स्ट्रीम अपना पार्ट प्ले कर रही है, या कैसे यहाँ पे साइक्लोन्स बन रहे हैं, कैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बन रहे हैं, कैसे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बन रहे हैं, कैसे क्लाउड फॉर्मेशन हो रही है, ये सब पार्ट बनने वाला क्लाइमेटोलॉजी का। उसके बाद हम बात करते हैं, अगला जो इंपॉर्टेंट सेक्शन बनता है वो बनता है इंडियन ड्रेनेज सिस्टम। अगेन जिसमें 15 के आसपास सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं। इंडियन ड्रेनेज सिस्टम में यू विल सी कि यहाँ पे रिवर्स की बात करने वाले हैं, राइट। इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में क्वेश्चन आएंगे, उनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में क्वेश्चन आएंगे, देन इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट लेक्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सब पार्ट आ जाते हैं आपके इंडियन ड्रेनेज सिस्टम में। अपने आप में बहुत ही ज्यादा हॉट टॉपिक है, इससे आप रेगुलरली क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन कम्स इंडियन फिजियोग्राफी। इंडियन फिजियोग्राफी मींस कि हमारे यहाँ पे जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं वो कैसे कैसे हैं यहाँ पे, कि हमारे यहाँ पे उनके बारे में चर्चा करनी, ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में, फॉर एग्जांपल माउंटेन्स के बारे में, देन माउंटेन पीक्स वहां पे कौन सी। फिर हमारे यहाँ पे लेट्स से डेजर्ट टाइप लैंडफॉर्म्स भी हैं, थार डेजर्ट की बात करते हैं, तो वहां पे कैसे लैंडफॉर्म्स वहां पे बनते हैं। फिर वेस्टर्न घाट्स की बात करें, वहां पे आप देखोगे लश ग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलने वाले। फिर वो वहां पे कौन से इंपॉर्टेंट माउंटेन्स आ जाएंगे, कौन से इंपॉर्टेंट रेंजेस आ जाएंगी, कौन से वहां पे लेट्स से पासिस आ जाएंगे, ये सब पार्ट बनने वाला है इंडियन फिजियोग्राफी का। देन वी कैन टॉक अबाउट इंडियन इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अब यहां पे हम बात कर सकते हैं अबाउट रिसोर्सेस ऑफ इंडिया अदर देन एग्रीकल्चर। यहां पे हम बात कर सकते हैं माइंस की, बात कर सकते हैं मिनरल्स की, बात कर सकते हैं। तो बहुत ही न्यूज में रहता है, फॉर एग्जांपल क्रिटिकल मिनरल्स रहते हैं, देन मेजर मिनरल्स पे पूछा जा सकता है, माइनर मिनरल्स पे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। उसके अलावा इंडिया के जो मिनरल सोर्सेज हैं, जैसे कि कोल पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसकी कोई इंपॉर्टेंट माइन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सारा पार्ट बनता है इंडियन इकोनॉमिक ज्योग्राफी का। इसके अलावा भी आप देखोगे कि कुछ लेट्स से ट्रांसपोर्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कि मान लो कि हमारा जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है वो किन किन सिटीज को प्रोमिनेंटली कलेक्ट कर रहा है, या फिर आपका पूछा जाएगा कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर या फिर वेस्ट ईस्ट कॉरिडोर किन सिटी से शुरू हो रहा है, उसके बाद कहाँ तक जा रहा है वो सब पार्ट इंडियन इकोनॉमिक ज्योग्राफी का बनता है। उसके बाद एग्रीकल्चर की बात कर सकते हैं। प्रोमिनेंट जो क्रॉप्स हैं, फॉर एग्जांपल पैडी हो गया, या फिर वीट हो गया, पल्सिस हो गया, राइट, बाजरा हो गया, शुगर केन हो गया, इन पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इनके सोइंग सीजन पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या खरीफ नेचर के हैं, रबी नेचर के हैं, फिर इसका प्रोडक्शन स्टेट वाइज कैसा है, उन सब पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बट इतना याद रखिए, जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं उन्हीं पे ये कुछ सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद हम बात करें, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मैप बेस्ड क्वेश्चंस। और ये करंट अफेयर्स से डायरेक्टली लिंक होता है। करंट अफेयर्स से, करंट अफेयर्स वो जो न्यूज आप रेगुलरली फॉलो करते रहते हो, जो रिसेंट नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज होती हैं, उनसे ये सवाल बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हम सब जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही है। तो उसमें एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था जिसका नाम था जेप्रोजिजा। तो वहां पे भी उसको प्लेसेस इन न्यूज में पूछा यूपीएससी। फिर उसके अलावा हम बात करते हैं, लेट्स से इसराइल के केस में कंफ्लिक्ट चल रहा है। इसराइल के अराउंड मेडिटेरेनियन सी है, और उसके साथ साथ रेड सी भी उसकी प्रॉक्सिमिटी में है, और उसके साथ साथ गल्फ ऑफ अकाबा भी उसकी प्रॉक्सिमिटी में है। तो देयर बिकम्स अ हाई चांस कि एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। वो ये क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मेडिटेरेनियन सी किस किस कंट्री के साथ बॉर्डर बना रही है, या फिर रेड सी किस किस कंट्री के साथ बॉर्डर बना रही है, गल्फ ऑफ अकाबा किस कंट्री के साथ बॉर्डर बना रहा है। तो यहाँ पे
स्टैटिक इंफॉर्मेशन को यूज किया जाता है इन करंट कंटेक्स्ट और आपसे सवाल पूछा जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ओशियोनोग्राफी से, यानी कि जब हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं अबाउट सीज एंड ओशियंस, इनकी सैलिनिटी के बारे में, राइट, इनकी लेट्स से डेप्थ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। लेट्स से इनके बाद हम टाइड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, वेव्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो वो सब पार्ट बनने वाला है ओशियानोग्राफी का। इसके अलावा हम ओशियन करंट्स के बारे में यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। इसके बाद अगेन जियोमॉर्फोलॉजी से बहुत सवाल पूछे जाते हैं, जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 5 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 5 क्वेश्चन पूछे गए यहाँ तक। जियोमॉर्फोलॉजी, यहाँ पे अगेन हम बात कर सकते हैं जो आपके ज्योग्राफी के जो कोर बनता है जियोमॉर्फोलॉजी कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है, ठीक है, कौन सी लेयर्स हैं यहाँ पे, क्रस्ट कैसे डिवाइड हो रखी है, वो सारा पार्ट इसका बन जाएगा जियोमॉर्फोलॉजी का। फिर उसके बाद देखोगे आप कि यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक ज्योग्राफी से, देन वर्ल्ड ड्रेनेज सिस्टम, वाटर रिसोर्सेज, वेजिटेशन, इनसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी एक सेक्शन को इग्नोर कर दोगे। हाँ, कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिनके पास डिसप्रोपोर्शनेट वेटेज है, जैसे कि हमने बात की क्लाइमेटोलॉजी की, बात की है ड्रेनेज सिस्टम की, बात करते हैं, ये हॉट टॉपिक्स बन जाते हैं, ये सुपर इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। बट आप कभी भी ऐसा मत कीजिए कि आप बाकी जो आपके टॉपिक्स हैं उनको कभी स्किप करो, ठीक है जी। तो इसलिए हमने इन सब पे चर्चा कर लिया जी। फोकस ऑन फिजिकल फीचर्स, क्लाइमेट, रिसोर्सेस एंड मैप्स। मैप्स पे अब बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया यूपीएससी ने, ठीक है, ये पिछले 3-4 साल में ट्रेंड बढ़ना शुरू हो चुका है टुवर्ड्स मैप बेस्ड क्वेश्चंस। स्टैटिक प्लस डायनेमिक। स्टैटिक मतलब जो आप इंफॉर्मेशन डायरेक्टली कंज्यूम करने वाले, जो क्लासेस में आप कवर करने वाले, जो आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं, जो आपकी रेफरेंस बुक्स हैं, वो जो आपको इंफॉर्मेशन कन्वे करेगी वो स्टैटिक पोर्शन बनता है। डायनामिक मतलब कहीं पे कोई साइक्लोनिक एक्टिविटी आ गई रिसेंटली, तो आपके लिए साइक्लोन एक टॉपिक के तौर पे तैयार होना चाहिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम दैट। क्यों? क्योंकि रिसेंटली वो न्यूज में था कोई। उसके बाद कहीं पे अर्थक्वेक आया, यू मस्ट बी अवेयर कि वहां पे जो अर्थक्वेक आया, लेट्स से फॉर एग्जांपल रिसेंटली म्यांमार में अर्थक्वेक आया था, तो वो किस वजह से आया था, कि वहां पे क्या दो प्लेट एक्टिव्स हुई थी और उनके बीच में कैसी इंटरेक्शन हुई थी, उसके वजह से यहाँ पे अर्थक्वेक आया। फिर आप देखो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड न्यूज जो आपकी आती रहती हैं, उनसे भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद लास्ट सेक्शन, फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस ऑन लोकेशन इन न्यूज। इस पे भी हमने चर्चा कर ली है। फॉर एग्जांपल लेट्स से इजराइल का ये जो कंफ्लिक्ट चल रहा है, वहीं पे गाजा स्ट्रिप में एक सिटी है जिसका नाम है खान यूनिस, वो बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। तो यूपीएससी डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकती है कि मैच द फॉलोइंग में खान यूनिस को एज अ सिटी ले लेंगे, एंड देन वो गाजा ना बोल के या इसराइल ना बोल के कोई और कंट्री बोल देंगे, फॉर एग्जांपल सोमालिया बोल देंगे, कि खान यूनिस सोमालिया सिटी में है या नहीं है। तो आपको वो तभी पता लगेगा जब आप एक्सटेंसिवली करंट अफेयर्स को कवर कर रहे होगे। नेक्स्ट मेंस में बात करते हैं जी। यहाँ पे मेंस का जो सिलेबस है वो डिफाइंड है। यहाँ पे सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी भी बात कर रहे हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल कोल, लिग्नाइट, नेचुरल गैस, राइट, देन लीडिंग यू कैन से लेट्स से अबाउट शेल गैस। तो इन सब पे क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं, और मेजर जो आपके रिसोर्सेज होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन इंपॉर्टेंट जियो फिजिकल फिनोमिना, फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक, सुनामी, देन वॉल्केनोस। तो ये सब चीजें आपके जियो फिजिकल फिनोमिना होते हैं जी, इन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन ह्यूमन ज्योग्राफी पे क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसको लिंक किया जाता है विद सोसाइटी पार्ट, कि अर्बनाइजेशन कैसे हो रही है हमारे यहाँ पे, क्या वो कंट्रोल्ड है, क्या वो अनकंट्रोल्ड यहाँ पे अर्बनाइजेशन हो रही है, उसके क्या इश्यूज बन रहे हैं। तो इन सब चीजों को कवर करते हैं हम यहाँ पे। फिर पॉपुलेशन की बात करते हैं यहाँ पे ह्यूमन ज्योग्राफी के केस में, कि डेमोग्राफिक डिविडेंड को कैसे इंडिया यूज कर सकता है, क्या हम उसको अब तक यूज कर पा रहे हैं, क्या हमारी जो पॉलिसीज हैं वो राइट डायरेक्शन में हैं या नहीं है। ये सब पार्ट बनता है ह्यूमन ज्योग्राफी को स्टडी करने का। जब हम बात कर रहे हैं मेंस की, तो यहां हम सिलेबस को ही कवर करते हैं। सिलेबस पे जो मेंशन्ड कीवर्ड्स हैं उनको हम अच्छे से कवर करते हैं। अब अगर यहां पे बात करें जीएस वन में, जीएस वन में जो ज्योग्राफी की जो वेटेज होती है, ऑन एन एवरेज आप देखोगे, अगर 250 मार्क्स का टोटल पेपर है तो आप देखोगे यहाँ पे कि लगभग लगभग 60 to 70 मार्क्स, ये बढ़ भी सकते हैं, ऑन एन एवरेज आई एम सेइंग 60 to 70 मार्क्स डायरेक्टली कहां से होने वाले हैं, क्वेश्चंस जो होने वाले हैं वो होने वाले हैं आपके ज्योग्राफी से।
मेंस के क्वेश्चन जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, पहला होता है 10 मार्कर एंड दूसरा होता है 15 मार्कर। और ट्रेंड जो ये देखा गया है कि यूपीएससी 2 या 3 कभी कभार 4 भी यहाँ पे 10 मार्कर पूछ लेती है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कभी कभार 2 या 1 या फिर 3 15 मार्कर भी पूछ लेती है। तो मोर और लेस आप देखोगे 70 के आसपास जो मार्क्स बनते हैं वो ज्योग्राफी से बनते हैं यहाँ पे। तो इसलिए सुपर इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अपने आप में 30% के आसपास इसका वेटेज बनी जाता है इसके पूरे सिनारियों में। और इसके अलावा भी जो इसकी अंडरस्टैंडिंग है वो बाकी सब्जेक्ट्स के साथ भी ओवरलैप करती है, इंटीग्रेट करती है। बिना इसको समझे आप होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पाओगे बाकी इश्यूज की भी। और इसके साथ साथ जो इसका सेकंड रोल जो इंपॉर्टेंट बन जाता है वो बन जाता है GS3 के केस में, जब इन्वायरमेंट का पेपर आता है, जब डिजास्टर मैनेजमेंट पे बात आती है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप देखोगे, यहाँ पे मैं GS1 की बात नहीं कर रहा, बट आई एम सो टॉकिंग अबाउट GS1 प्लस GS3। अगर आप ओवरऑल वेटेज देखोगे ज्योग्राफी की, तो आई विल से कि इट्स अराउंड 150 मार्क्स, 150 मार्क्स। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, आप इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि इसके रिसोर्सेज क्या होने चाहिए। देखिए, अक्सर ये सवाल बच्चे पूछते हैं एंड बच्चों की टेंडेंसी भी रहती है कि हम कोई नया सोर्स फॉलो कर लें या मैक्सिमम सोर्सेज को हम कवर कर लें। देखिए, ये एडवाइजेबल नहीं है। आपने अगर इस पेपर को क्रैक करना है तो आपने अपनी स्ट्रेटजी सिंपल रखनी है कि आपने सबसे पहले तो अपने जो रिसोर्सेस हैं उनको लिमिट करना है। लिमिट करने का मतलब ये है कि आप स्टिक करने वाले हो कुछ चुनिंदा सोर्सेज से ही, एंड मेक श्योर जो आपके सोर्सेज है ना वो क्रेडिबल हो। तो सबसे क्रेडिबल सोर्स अपने आप में क्या बनता है, वो बनता है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्लास फ्रॉम क्लास 6 to 11 12 तक हम बात करते हैं। और अगर यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा बुक्स हैं, तो आप अगर मेरी मानो तो आप क्लास 11th की एनसीईआरटी आने वाली है, बोथ फ्रॉम वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी एज वेल एज इंडियन ज्योग्राफी। इनको तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। मेजर पोर्शन आपका जो सिलेबस का क्लास 11th की ज्योग्राफी कवर कर देगी, एंड देन यू कैन रेफर टू क्लास 12th ज्योग्राफी एनसीईआरटी। इसके अलावा आप कोई रेफरेंस बुक अगर लेना चाहो तो दैट इज जीसी लियोंग। ठीक है, लेकिन मेरी मानो तो इसकी जरूरत नहीं आपको पढ़ने वाली। अगर आप एनसीईआरटी को थॉरोली कवर कर रहे हो, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। उसके अलावा यू मस्ट हैव एटलस विद यू, जो कि मैपिंग के पर्सपेक्टिव से आपके लिए बहुत काम की चीज बनने वाली है, और क्योंकि मैप पे सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ नेवर मिस आउट ऑन योर डेली न्यूज़पेपर, ये आपने हैबिट डेवलप करनी है। और क्योंकि इसके साथ साथ आप करंट अफेयर के साथ अपडेटेड भी रहने वाले हो, और इसके साथ साथ आप देखोगे कि जो रिसेंट प्लेसेस से न्यूज आ रहे हैं उसको भी आप कवर करते रहोगे, एंड आप पे प्रैक्टिस करते रहना इसको ओवर एंड ओवर टाइम एंड। सो इफ आई कैन समराइज इट फॉर यू कि आपकी यूपीएससी जर्नी कैसे प्लान होनी चाहिए, कैसे आपने उसको एग्जीक्यूट करना है। स्टार्ट विद स्टेप 1, दैट इज स्टार्ट विद एनसीईआरटी। मेक श्योर कि आपके जो कंसेप्ट हैं वो एब्सोल्युटली क्रिस्प एंड क्लियर हो। देन आप नोट्स बनाओ अपने। ठीक है, आप कोई कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हो, वो मसला नहीं है उसमें, लेकिन इंश्योर करो कि आपके जो नोट्स हैं वो खुद बना रहे हो आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ जी, जो आप समझ पा रहे हो। और जो आपके फिनोमिना कुछ भी कंसेप्ट है उसको आप अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो। मेक श्योर दैट यू हैव योर ऑन नोट्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप प्रैक्टिस करना शुरू करो क्वेश्चन, ताकि आप एक बार रिवाइज करोगे, देन यू विल गो थ्रू दैट। उसके साथ साथ आप प्रैक्टिस करो, देन व्हेन यू रियलाइज कि मेरा ये कंसेप्ट वीक है तो मुझे उसको दोबारा रिवाइज करना है। तो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, एमसीक्यूज को भी, एंड मेंस के पर्सपेक्टिव से भी आंसर राइटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ आप डेली बेसिस पे कोशिश कीजिए कि न्यूज जो आप कवर कर रहे हो उसके साथ अपनी प्रिपरेशन को अलाइन करके रखिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर लेट्स से बे ऑफ बंगाल में अमूमन साइक्लोन्स बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसा हुआ किसी साल में कि अरेबियन सी में इस बार बहुत सारे साइक्लोन आने शुरू हो गए, तो यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन दैट ऑल्सो। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे स्टैटिक पोर्शन भी कवर किया, एंड इसके साथ साथ आपने करंट जो पोर्शन है उसको भी कवर किया। एंड फाइनली रिवाइज करते रहिए जी, बार बार ही आपको periodically रिवाइज करना है उसको। आपने सोर्सेस मल्टीप्लाई नहीं करने, स्टिक टू दो सोर्सेस जो आपने पहले फॉलो किए, दैट इज एनसीईआरटी फ्रॉम माय साइड,
उसी पे आप रिलाई कीजिए, उसी को बार बार रिवाइज कीजिए। एंड पीवाईक्यूज पे बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए। पीवाईक्यूज क्या करते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ एग्जामिनर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रीलिम्स के केस में कोई भी क्लियर कट सिलेबस नहीं बनता, तो क्या सोर्स बनता है फिर हमारे पास कि हम ये चीज पढ़ें या बाकी चीजें पढ़ें या इसको छोड़ दें? वो बनता है हमारा एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसके साथ साथ आप एग्जामिनर का जो माइंडसेट है वो भी आप प्रीवियस ईयर को फॉलो करके समझ जाते हो कि यहाँ पे अगर स्टेटमेंट ऐसे आ रही है तो एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है। और प्रीवियसली हमने देखा कि अगर ऐसी स्टेटमेंट आ रही थी पेपर में तो वो ट्रू थी या फॉल्स थी। ये सब एनालिसिस पीवाईक्यू से है। आप चाहे 3 टेस्ट सीरीज लगाओ, 4 टेस्ट सीरीज लगाओ, 5 टेस्ट सीरीज लगाओ, लेकिन जो काम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ने करना है वो कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं कर सकती। तो मेरे एंड से ये 5 एडवाइस है आपके लिए। आई होप कि आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से बिगिन करोगे एंड यू विल एंड अप ऑन हाई नोट। आप इसको सक्सीड भी कर लोगे। थैंक यू वेरी मच, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।